हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। और मैथ में बहुत सारे चैप्टर हैं, जिसका पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो ये चैप्टर पढ़ने के पहले इसका कंप्लीट थ्योरी देखेंगे और थ्योरी देखने के बाद इसका एक एक प्रश्न देखेंगे। जब आपको थ्योरी पता रहेगा पूर्ण रूप से तभी आपसे प्रश्न बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ हम लिख करके रखे हैं इसका बेसिक थ्योरी। बेसिक थ्योरी में सबसे पहले हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे, कौन कौन से संख्या होता है और उसको कैसे पहचानेंगे। सारा संख्या के बारे में पढ़ना है। चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्याएं, तो हम लोग को सारा संख्या पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे अंक। अंक कितने होते हैं? तो अंक होता है टोटल 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 10 अंक होता है। और इसी अंक से मिलकर के बनता है संख्या। जैसे कुछ भी हम लिख दिए तो ये क्या है? ये संख्या है। तो अंक टोटल 10 होते हैं और अंक से ही मिलकर के बनता है संख्या। इसके बाद जानेंगे हम लोग कि संख्या कितने प्रकार के होता है। तो संख्या हम लिख करके रखे हैं टोटल 9 प्रकार के। इसके अंतर्गत ही बहुत सारे होते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? तो गिनती के संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या स्टार्ट कितना से होता है? 1 से। कोई भी गिनती करता है तो कितना से? 1 से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग को ये क्यों बताया जा रहा है, ये तो बहुत आसान है, ये तो सबको पता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसा है जो आप लोग भूल गए हैं या आप लोग को पता नहीं है। बहुत सारी चीजें इसमें है, क्योंकि ये चैप्टर में पढ़ना है वास्तविक संख्याएं, इसमें सारा कुछ पढ़ना है। तो हम लोग एक एक चीज को देखेंगे। तो इसमें सारा आ जाएगा, जितना भी लिख दीजिए, 100 200 500 कुछ भी लिख दीजिए, ये सब हो जाएगा इसके अंतर्गत। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो जितना प्राकृत संख्या है वो सारा का सारा पूर्ण संख्या होगा। एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है 0 0 1 2 3 4 5, जितना कह दीजिए 500 1000 सब इसमें आ जाएगा। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है? तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, अनंत तक जाता है, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 एक ऐसा संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है लेकिन पूर्ण संख्या है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। और वो कौन नहीं है? तो 0 नहीं है। इसके बाद पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या में सारा आ जाता है, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य। लिख दिए धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य। धन पूर्णांक में कौन कौन सा? तो प्लस वाला सब हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 सब आ जाएगा इसमें। ऋण पूर्णांक में कौन कौन सा? तो -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, जितने भी माइनस वाले हैं वो सब ऋण पूर्णांक के अंतर्गत आ जाएंगे। और शून्य ये हो गया। शून्य एक ऐसा संख्या है जो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। इसको थोड़ा सा हम लोग नंबर लाइन पर देख लेंगे। शुरू में माइनस इनफाइनाइट और लास्ट में प्लस इनफाइनाइट, और बीच में होता है 0। 0 के बाद में होता है +1 +2 +3 और इधर में माइनस में होता है। जो बायां तरफ रहता है वो छोटा होता है और जो दायां तरफ रहता है वो बड़ा होता है। तो अगर जो इसमें पूछेगा कि -3 बड़ा है या -1, तो -1 बड़ा हो जाएगा। माइनस में जितना छोटा दिखने में लगता है वो उतना ही बड़ा होता है, ये आप लोग को पता होगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो जो 2 से कट जाता है, जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। और जो नहीं कटता है उसको विषम संख्या कहते हैं। जो सम संख्या होता है उसके अंत में क्या क्या रहता है? 0 2 4 6 8, ये उसके अंत में रहता है। किसके अंत में? सम संख्या के अंत में। कोई भी संख्या ले लीजिए, 6 3 7 8, लास्ट में 8 है तो कहेंगे कि ये कैसा संख्या है? सम संख्या है। इतना रहता है तो वो 2 से कट जाता है। कैसा संख्या है? तो सम संख्या है। लेकिन हम लिख दिए, इतना लिख दिए, तो ये सम संख्या नहीं है। ये कैसा संख्या है? विषम संख्या है। अंतिम वाला से हम लोग पहचान लेते हैं। जो 2 से कट जाएगा उसको सम संख्या कहेंगे और जो 2 से नहीं कटेगा उसे विषम संख्या। इसके बाद भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य या यौगिक, एक ही संख्या का नाम है। भाज्य कहें या यौगिक कहें। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं?
तो ये 1 से बड़ा होता है। और क्या होता है, तो जो किसी से भी कट जाए, एक और अपने को छोड़ करके, एक और अपने को छोड़ करके किसी से भी कट जाए तो उसको हम लोग कहेंगे भाज्य। अब जैसे हम इसी में देख लीजिए, एक तो होगा नहीं क्योंकि 1 से बड़ा होता है। दो भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक और अपने को छोड़ करके किसी से कटना चाहिए। तो क्या 2 किसी से कटता है? तो नहीं कटता है, इसलिए 2 नहीं होगा। 3 भी किसी से नहीं कटता है, तो 3 भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? 4। तो भाज्य संख्या स्टार्ट होता है 4 से। 4, 6, 8, 9 भी होगा, 10, 12, 14, 15, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। मतलब किसी से भी कट जाए, बस कटना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो दूर से कटे। 3, 4, 5, 6, 7, 8 किसी से भी कटे, अगर वो कट जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। और अगर जो वो नहीं कटेगा तो उसको कहेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। जो किसी से भी ना कटे, एक और अपने को छोड़कर। एक और अपने को छोड़कर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1 से तो सब कट जाता है और अपने आप से भी सब कटेगा, इसलिए एक और अपने आप को छोड़कर। तो इसका अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट। इस तरह से ये स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग को एक होमवर्क देते हैं, 1 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है और कौन कौन आप लोग को लिखना है। इसके बाद 8वां नंबर में है भिन्न संख्या। भिन्न संख्या किसे कहते हैं? तो भिन्न संख्या p/q के रूप में रहता है। p/q कहने का मतलब इस तरह से रहेगा, जैसे 3/4, 3/4। लेकिन p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, और q जो है ये 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। जैसे हम कह दिए 8/12, क्या ये भिन्न संख्या है? तो कहेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 8 और 12 में कॉमन फैक्टर है 4। 4 से काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3। तो ये कटना नहीं चाहिए। जब कट जाएगा तो इसको भिन्न संख्या नहीं कहेंगे, और नहीं कटेगा तो इसको हम लोग भिन्न संख्या कहेंगे। तो जो भिन्न संख्या होता है वो p/q के रूप में रहता है, और p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं भिन्न संख्या। एक और चीज याद रखना है, q 0 के बराबर नहीं। जैसे हम कह दिए 4/0, क्या ये सही है? तो कहेंगे नहीं, ये भिन्न संख्या बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या 2 को मिलकर के बनता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। दोनों वास्तविक संख्या का ही रूप है, और यही हम लोग का चैप्टर पढ़ना है कि वास्तविक संख्याएं क्या है, और इसके बारे में सारा का सारा क्वेश्चन। तो परिमेय संख्या कैसा होता है? तो ये p/q के रूप में रहता है, और q 0 के बराबर नहीं रहता है। परिमेय संख्या में 1, 2, 3, 4 ये सब आ जाएगा, 5/6 ये सब आ जाएगा। ठीक है। अगर जो कह देंगे √16, तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा निकल जाता है। जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है उसको परिमेय कहते हैं, और जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जस्ट इसके नीचे देखिए अपरिमेय संख्या लिखा हुआ है। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे हो गया √3 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, इस तरह से ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इस नंबर से आधारित क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछता है। और जब ये सारा नंबर आपको बहुत बढ़िया से पता रहेगा, तभी ये जो वास्तविक संख्या चैप्टर है वो आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिया है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो सभी प्राकृत पूर्ण संख्या है, इसका आंसर होगा हाँ। लेकिन क्या सभी पूर्ण प्राकृत संख्या है? तो कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 0 एक ऐसा संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। नीचे वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, परिमेय अपरिमेय संख्या को पहचानना है। तो ये कैसा संख्या है? तो क्या इसका पूरा वर्गमूल निकल रहा है? तो नहीं, तो कहेंगे इसको अपरिमेय। इसका वर्गमूल निकल रहा है पूरा, ध्यान से देखिए। इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? कट जाएगा। अब आ गया -4 √4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो ये परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है ये?
परिमेय। इसके बाद ये कैसा संख्या है, तो अपरिमेय, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। सिंपल सा समझना है, जो रूट में रह जाएगा वो अपरिमेय, और जिसका रूट हट जाएगा वो कैसा हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ये भी कैसा संख्या है, अपरिमेय। ये कैसा संख्या है, तो देखिए दोनों को जब रूट में कीजिएगा तो ये कट जाएगा, 2 चौक 8 और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा कितना, 2। 5 गुने 2 यानी कि आ गया 10। तो ये कैसा संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ये कैसा संख्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए। हाँ नहीं है, हम पूछ रहे थे पूर्ण संख्या के बारे में। किसकी संख्या, कौन सा संख्या, तो बताओ अभी अभी क्या बोले थे, क्या 2.3 पूर्ण संख्या है? कैसे पूर्ण माने पूरा पूरा, ये 2.3 पूर्ण संख्या नहीं है, समझ रहे हो? क्या 3/4 पूर्ण संख्या है? तो नहीं है। पूर्ण संख्या के मतलब पूरा पूरा। क्या गिनती की संख्या है, प्राकृतिक संख्या है 2.3? नहीं। हम लोग गिनते हैं तो 2.3 गिनते हैं, कहते हैं 1 2 के बाद 2.3 है कि ना? अरे गिनते हो, नहीं गिनते हो तो सिंपल सा ये नहीं है। पूर्ण संख्या, कंप्लीट नंबर, पूरा पूरा, एकदम होल नंबर, पूरा पूरा। समझ रहे हो? पॉइंट में नहीं रहना चाहिए, बटा में नहीं रहना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है। इसके बाद क्या था, पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या क्या को पढ़े थे, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, यही ना। धनात्मक में प्लस वाला सब आ गया था, 1 2 3 4 5 चल जाओ जहां तक। ऋणात्मक में माइनस वाला, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 0। इसको हम बताए थे कि अगर जो संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित करेंगे तो क्या होता है, तो बीच में होता है 0, इधर में अनंत होता है, इधर में माइनस में, और इधर में प्लस में अनंत होता है। इधर में माइनस में रहता है -1 -2 माइनस, इस तरह से जाते जाता है, और इधर में प्लस वाला रहता है कि नहीं, और 0 रहता है बीच में। बताओ सम संख्या किसे कहते हैं? हाँ, जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या के अंत में क्या क्या रहता है, अंत में रहता है 0 2 4 6 8 ही सब, जैसे कुछ छो लिख दो, और लास्ट में इस सब में से कोई है तो वो क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। ठीक है। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरा की बात कर रहे हैं, पॉइंट में नहीं। पॉइंट में भी तो सब कट जाएगा 2 से, लेकिन पॉइंट में नहीं, पूरा पूरा कटना चाहिए। पूरा पूरा कटेगा तो सम संख्या, और पूरा पूरा नहीं कटेगा तो विषम संख्या। इसके बाद बोले थे कौन सा, भाज्य संख्या। भाज्य का दूसरा नाम यौगिक। किसको कहते हैं, तो इसका 2 कंडीशन था कि एक से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या था, किसी से भी कट जाए। लेकिन किसको छोड़ करके, एक और अपने को छोड़कर। क्यों एक और अपने को छोड़कर, क्योंकि एक से सब कट जाता है और अपने आप से भी सब कट जाता है, इसीलिए एक और अपने आप को छोड़। बात समझ में आ रहा है? तो इसका एग्जांपल कहां से स्टार्ट होगा, एक होगा, अरे एक होगा भाज्य संख्या नहीं, क्यों, क्योंकि एक से बड़ा होना चाहिए। क्या 2 होगा, बोलो, तो 2 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 किसी से कटता है, एक और अपने आप के अलावा, एक और 2 के अलावा किसी से कटता है, नहीं कटता है। तो ये कैसा संख्या हो गया, अभाज्य हो जाएगा। 3 होगा, 3 भी केरों से कटता है, खाली एक और 3 से कटता है, तो ये भी नहीं होगा। तो 4 होगा, तो ये 4 से स्टार्ट होता है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। 9 नहीं होगा, क्या 9 किसी से कटता नहीं है, किसी से भी कट जाए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 से कटे, किसी से भी कट जाए, बस एक और अपने आप को छोड़कर, क्योंकि उससे तो हर कोई कट जाता है। चलो भाज्य संख्या समझ में आ गया। इसके बाद अभाज्य संख्या। अच्छा, इसमें एक सवाल पूछे
क्या 5.4 ये है भाज्य? पॉइंट में काट दिए तो ये सब नहीं होगा। हाँ, पूरा पूरा प्राकृत संख्या हम लोग को लेकर के चलना है या पूर्ण संख्या लेकर के चलना है, जो पूरा पूरा क्या हो जाए, पूरा पूरा नंबर दिया हुआ रहे, पॉइंट में नहीं, बटा में नहीं, समझ रहे हो, पूरा पूरा नंबर आना चाहिए। चलो अब इसके बाद अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का भी कंडीशन यही है कि एक से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन 21 से भी कट जाए और 21 से भी ना कटे, किसी से भी ना कटे। कंडीशन वही है, एक अपने को छोड़कर, है कि नहीं। तो इसमें क्या क्या था, ये कहां से स्टार्ट होगा, एक से स्टार्ट हो जाएगा, है कि नहीं। एक होगा इसमें, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक से बड़ा होना चाहिए, तो 2 हो जाएगा, और 2 नहीं होगा, 2 ना होगा, कहा है 2 के रास्ते कट जाता है। हाँ, तो किसी से ना कट रहा है तो 2 होगा, गजब वाले। 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, समझ रहे हो। तो इस तरह से इसके बारे में सारा कुछ लिखाया गया था। और इसके बाद 3 गो संख्या था। वास्तविक संख्या में हम लोग 3 गो संख्या पढ़े, वास्तविक संख्या और एक लास्ट में पढ़े भिन्न संख्या। हम परिमेय के बारे में यहाँ पर बताते हैं, परिमेय पढ़े हम लोग, फिर क्या पढ़े, अपरिमेय पढ़े, और एक तीसरा संख्या पढ़े जिसका नाम है भिन्न संख्या, है कि नहीं। और यही तीनों से सवाल बनता है ये, हाँ, इसीलिए हम लोग को इन तीनों के बारे में जानना बहुत जरूरी। एक बार तो बता दिए हैं, ये दोबारा है। तो अपरिमेय संख्या समझना बहुत आसान है कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है उसको हम लोग कह देते हैं अपरिमेय संख्या। तो इसको रूट में कुछ भी लिख दो जिसका वर्गमूल ना निकलता हो, रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 6 हो गया, ये सब का हो गया अपरिमेय संख्या, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकलता। अच्छा, हम पूछते हैं, तुम ही बताओ रॉकी, क्या रूट 16 अपरिमेय संख्या है? नहीं, क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा कितना, 4। समझ में आ रहा है। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। अब रह गया 2 गो, परिमेय संख्या और भिन्न संख्या। परिमेय संख्या के बारे में हम क्या बताए थे, हाँ, ये भी बताए थे कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, लेकिन ये p/q के फॉर्म में बताए थे कि रहता है। भिन्न संख्या भी p/q के बारे में, p/q के रूप में रहता है। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में हम बताए थे कि जो q है वो 0 के बराबर नहीं होगा। इसमें भी ये बात बोले थे कि q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। p और q है क्या, तो हम लोग लिए थे कि p और q क्या है, मारेंगे 2 झपड़। p और q धनात्मक पूर्णांक है। p और q क्या है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का बताओ उस समय कहां पर बताए हैं, बोलो। है धनात्मक पूर्णांक, यही ना है। अरे पूर्णांक ना लिखे हैं खाली हम, पूर्णांक वाला ना है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य। धनात्मक पूर्णांक का मतलब प्लस वाला रहेगा। अब इसमें भी हम एक और कंडीशन बताए थे कि इसमें भिन्न संख्या में, भिन्न संख्या कब कहेंगे, जब p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ये बतिया बोले थे, तब जाकर के हम लोग उसको भिन्न संख्या कहेंगे। जैसे 3/4, क्या इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा, क्या ये दोनों को काटने वाला कोई संख्या है, नहीं, तो हम लोग इसको कहेंगे कि ये भिन्न संख्या है। हम कह दिए 15/12, क्या ये भिन्न संख्या है, तो कहेंगे नहीं, ये भिन्न संख्या नहीं है, क्योंकि इसको काटने वाला है 3 है जो दोनों को काट दे रहा है। तो 5/4 आया, 5/4 भिन्न संख्या है, लेकिन 15/12 भिन्न संख्या नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि 15/12 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है और वो है 3, लेकिन 5/4 में अब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। तो क्या ये परिमेय संख्या भी ना है? परिमेय संख्या है कि नहीं है 15/12? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वो सारा संख्या को हम लोग कहते हैं जो रूट में नहीं रहता है। ठीक है, 5/4 भी परिमेय संख्या है और 15/12 भी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या दोनों है, लेकिन भिन्न संख्या किसको कहेंगे? सिर्फ और सिर्फ 5/4 को। 15/12 को भिन्न संख्या नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? समझ में आ रहा है? तो यहां से हम लोग दो चीज जाने, क्या क्या, कि जो भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या क्या कभी भी पूर्णांक संख्या के बराबर हो सकता है? बोलो, क्या भिन्न संख्या पूर्णांक संख्या के बराबर हो सकता है? तो कहेंगे नहीं। तुम लोग को ये बात समझ में नहीं आ रहा, काहे नहीं हो रहा? अरे देखो, यहाँ भिन्न संख्या क्या बताएं, हमेशा किसके रूप में रहेगा? p/q के रूप में रहेगा। जैसे हम 5/4 बोले, और पूर्णांक संख्या क्या रहेगा? पूरा पूरा रहेगा। पूर्णांक संख्या क्या रहेगा? पूरा पूरा रहेगा। क्या हम इसको बटा में लिखे हैं, पॉइंट में लिखे हैं? नहीं लिखे हैं ना। तो पूर्णांक संख्या ये पूरा पूरा रहेगा। पूरा पूरा रहेगा तो क्या कभी भी बटा वाला के बराबर होगा? कभी भी होगा? बताओ। हम लोग को बस यही याद रखना है कि भिन्न संख्या पूर्णांक संख्या के बराबर नहीं होता। और यही चीज इस्तेमाल होगा किसमें? इसमें। सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब हम लोग ये सिद्ध करेंगे तब हम लोग को ये सारा चीज इस्तेमाल होगा। और इसीलिए इस क्वेश्चन को हम अभी ही बता रहे हैं। हम एक बार जब एक्सरसाइज बताएंगे वहां पर तो बताएंगे ही, लेकिन इस चीज को हम अभी इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ये अभी अभी बताए हैं। पिछला क्लास में भी हम बताए थे सारा संख्या के बारे में, इस बार भी बताएं, थोड़ा सा रिविजिंग हो गया है कि नहीं। अब इसको हम बताएंगे तो ये सबको समझ में आएगा। फिर से बता रहे हैं, क्या चीज के लिए याद रखना पड़ेगा? पी और क्यू के बारे में समझ में आता है। सबसे ज्यादा लड़कन को दिक्कत करता है पी और क्यू, कि पी और क्यू है क्या, क्यों पी और क्यू लिख रहे हैं? तो पी और क्यू की जगह पर हम लोग कोई भी संख्या ले सकते हैं, 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 और एकदम कुछ भी आगे ले सकते हो पी और क्यू की जगह पर। किसके जगह पर? पी और क्यू के जगह पर हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। ऐसे पूर्णांक भी कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है। यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक लिखे हैं ना, हम धनात्मक पूर्णांक की जगह पर खाली लिख देंगे कि पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है। हाँ, पूर्णांक संख्या है, तभी कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णांक संख्या के मतलब प्लस वाला भी, माइनस वाला भी और जीरो भी। ठीक है, प्लस वाला भी, माइनस वाला भी और जीरो, ये सब हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर मान के चलेंगे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कह देंगे तो खाली प्लस वाला, ऋणात्मक पूर्णांक कह देंगे तो माइनस वाला, शून्य कह देंगे तो जीरो है ये, और खाली पूर्णांक कह दी तो खाली पूर्णांक कह दिए तो ये सब प्लस वाला, माइनस वाला, जीरो सब हो सकता है। ठीक है, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो हम लोग को सिद्ध करना है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग मान लेंगे, उत्तर यहां से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो लिखते हैं, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो मान लेते हैं, यदि संभव हो तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ये कह रहा है ना कि सिद्ध करो √3 एक अपरिमेय है। वो सिद्ध करे कह रहा है कि तू सिद्ध करो कि √3 अपरिमेय, मतलब कि ओकरा परिमेय लग रहा होगा, है कि नहीं? और अगर जो तुमको अपरिमेय लग रहा है कि अपरिमेय है तो भाई तू सिद्ध करके बताओ। तो हम लोग शुरू में मान लेते हैं कि ठीक है, मान लें कि एक ऐसा संख्या है परिमेय है। शुरू में मान लेते हैं कि चलो भाई परिमेय अपरिमेय हम ना मान रहे हैं, लेकिन परिमेय मानेंगे जैसे हम लोग वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़े ना कि जितना भी संख्या है वो सब के सब कैसा संख्या है? वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटे, एगो परिमेय और एगो अपरिमेय। तो या तो वो परिमेय होगा या तो वो क्या होगा? अपरिमेय। और अगर जो परिमेय नहीं हुआ तो फिर कौन सा होगा? अपरिमेय होगा। सिंपल सा है। किसी एक को हम लोग सिद्ध कर देंगे कि ये नहीं होगा तो अगला अपने आप हो जाएगा, काहे कि संख्या तो होगा ना, वास्तविक संख्या तो कोई भी होगा। तो बस हम लोग को सिद्ध करना है कि एक को कोई नहीं होगा तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मान लिए कि √3 एक ऐसा संख्या है, परिमेय संख्या है। हाँ, तो परिमेय संख्या किस रूप में रहता है? p/q के रूप में रहता है। तो लिख देंगे जो
p बाई क्यू के रूप में, जो p बाई क्यू के रूप में है, तथा p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या माने? माना कि √3 एक परिमेय संख्या है जो p बाई क्यू के रूप में है तथा p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अरे जब परिमेय संख्या है और ये हम लोग मान लिए कि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब कि इसको इस तरह से काटने वाला कोई नहीं है। समझ रहे हो? काटने वाला कोई नहीं है p और q को। अगर जो ऊपर में p रखोगे और नीचे में q, तो इसको काटने वाला कोई है नहीं। जैसे ऊपर में 15 था और 12 था, तो इसको काटने वाला 3 था ना, इसको 5 बार में काट दिया और इसको 4 बार में काट दिया, तो काटने वाला था 3, लेकिन इसको काटने वाला कोई है नहीं। चलो, तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं ना कि इसीलिए √3 बराबर p बाई क्यू। का कि हम लोग √3 को मान लिया कि p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो बराबर लिख सकते हैं। और जहां एक चीज और लिख देना कि जहां p और q क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है, मान लेते हैं। ठीक है, खाली पूर्णांक भी मान लोगे तो काम चल जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? दोनों तरफ वर्ग करते हैं। जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? जो √3 है इसका भी स्क्वायर करेंगे और जो p बाई क्यू है इसका भी क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो क्या हो जाएगा? √3 की जगह पर 3 लिखेंगे और इधर में p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर लिखेंगे। अब क्या करो, एक q को यहां से यहां भेज दो तो 3q हो गया और यहां पर p स्क्वायर बाई खाली q बचा। इसको कर लो समीकरण। अब यही हम लोग को समझना है कि ये 3q क्या है और p स्क्वायर बाई क्यू क्या है। मान लेते हैं कि p की जगह पर हम 5 ले लिए हैं और q की जगह पर 4। एक एग्जांपल मान रहे हैं हम लोग, इससे ज्यादा समझ में आएगा। जैसे p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसमें भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, नहीं ना है। तो हमको ये बताओ कि जब हम लोग 3 में, किसमें? 3 में q को गुना करेंगे तो ये कौन सा संख्या आएगा? ऐसे 3q है तो कम समझ में आ रहा है, तो लोग q की जगह पर हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। 4 ले लिए तो 4 तिहाई 12। ये 12 कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या है कि भिन्न संख्या है? बोले थे ना वो, दोनों का इस्तेमाल करेंगे। क्यों पूर्णांक संख्या है? क्योंकि q क्या है? q एक पूर्णांक संख्या है, इसीलिए 3q भी एक क्या होगा? पूर्णांक संख्या। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि, इसके बारे में पहले लिखेंगे, चूंकि q एक क्या है? q एक पूर्णांक है, इसीलिए 3q बराबर पूर्णांक संख्या। ऐसे लिख दें, समझ में आएगा? ऐसे नहीं समझ में आएगा? चूंकि q एक क्या है? पूर्णांक संख्या है, इसीलिए 3q बराबर, मतलब 3q भी क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा। इसको कर लेते हैं समीकरण 2। अब इसके बारे में लिखेंगे, दूसरा के बारे में। इसके बारे में तो हो गया। अब देखो इसके बारे में, तथा p और q कैसा संख्या है? p और q भी तो पूर्णांक संख्या है और जेकरा में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। चूंकि तथा करके लिख रहे हैं, तथा p और q कैसा संख्या है? पूर्णांक संख्या है, जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, नहीं है कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो तथा में यही लिखना है कि p और q पूर्णांक संख्या है जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसीलिए अब बताओ
कि पी स्क्वायर बटा क्यू कैसा संख्या होगा, पूर्णांक संख्या कि भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या होगा कि भिन्न संख्या होगा, बताओ। भिन्न संख्या, कैसा संख्या होगा, तो बराबर भिन्न संख्या। लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये हो गया समीकरण 3। तो समीकरण 1, 2 और 3 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1, 2 और 3 से। खाली समीकरण 1 से भी हम लोग लिख सकते थे कि समीकरण 1 से क्या हो जाएगा कि देखो 3 क्यू कौची आया, पूर्णांक संख्या है, बराबर है तो बराबर, पी स्क्वायर बाई क्यू क्या है, भिन्न संख्या। आ गया कि नहीं आ गया, सोच के देखो, समीकरण 1 से यही ना आया, खाली समीकरण 1 से लिखें, खाली यही लिखते हैं समीकरण 1 से। जब इसको हम लोग इतना ले आए 3 क्यू बराबर पूर्णांक संख्या और पी स्क्वायर बाई क्यू क्या है, भिन्न संख्या, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा कि 3 क्यू कैसा संख्या है, पूर्णांक संख्या है, और ये कैसा संख्या है, भिन्न संख्या है ना। तो समीकरण 1 से हम लोग कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या। अब पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या तो आ गया, लेकिन क्या ऐसा संभव है, शुरू में ना बताएं कि भिन्न संख्या और पूर्णांक संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि भिन्न संख्या हमेशा बटा के रूप में रहेगा और पूर्णांक संख्या पूरा पूरा रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो कभी भी बटा वाला और पूरा पूरा संख्या बराबर हो सकता है। बटा वाला भी बराबर कब होता है, जब कहते हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जैसे हम कह देते हैं कि 12 और बटा 3 ऐसे रहता, तो ई भल कट के आ जाता है 4 और ई भी रहता 4, तो बराबर हो जाता। कब होता बराबर, जब दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड रहता। लेकिन हम लोग शुरू में ही मान के चले हैं कि पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, तो इसीलिए भिन्न संख्या कभी भी पूर्णांक संख्या के बराबर नहीं होगा। अब यहां के बाद हम लोग लिखेंगे, यहां पर ऐसे करके लिख दें, आ गया पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या, तो हम लोग कहेंगे कि चूंकि यह संभव नहीं है, लिख दिए कि चूंकि यह संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है। ठीक कर दें, अतः हमारी मान्यता गलत थी, इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। बोलो समझ में आया। तो ये हुआ। ऐसे इसको हम एक बार और बताएंगे, कब, जब हम एक्सरसाइज बताएंगे तब। लेकिन जब सारा संख्या के बारे में बताएं तो हमको ये बताना जरूरी था। देखो यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम में क्या बताए थे, a बराबर BQ प्लस R, जहां R हमेशा छोटा होगा केरा से, B से, और ये बड़ा और बराबर होगा 0 से। याद है कैसे आया था से बताए थे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लें, जैसे मान लिया जाए कि हम 9 से भागा दे दिए कितना में, 75 में, मान लेते हैं, तो क्या मरतबा लगेगा, कितना बार में लगेगा, 8 बार में लगेगा। 72 आ गया तो कितना, 5 में से 2 गया 3, नहीं तो खत्म हो गया। तो इस 75 को क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं भाज्य, क्या कहते हैं, जिसको सूचित किया जाता है ए से, है। इसको हम लोग कहते हैं भाजक, जिसको सूचित करते हैं क्या चीज से, बी से। इसको कहते हैं भागफल, जिसको सूचित किया जाता है क्यू से। और ये हो गया शेष या शेषफल, जिसको सूचित करते हैं आर से, है। हम लोग छोटा में एकदम फार्मूला जानते थे, कौन सा फार्मूला जानते थे, भाज्य बराबर भाजक गुने
भागफल प्लस शेष, यही नहीं जानते थे? तो देखो तो यही तो लिखा हुआ है। भाज्य को क्या चीज से सूचित करते हैं? ए से। तो ए बराबर भाजक को बी से, शेषफल को भागफल को क्यू से, और शेषफल को, यही तो लिखा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना है। तो हम लोग को बस भागा ही तो पढ़ना है, भागे ना पढ़ना है। और क्या बताए थे इसमें? बोले थे कि आर की जगह पर क्या क्या लिख सकते हैं। तो आर हमेशा बी से छोटा होता है और 0 से बड़ा। आर की जगह पर 0, 1, 2, 3 ये सब कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक एग्जांपल लिए थे कि अगर जो b बराबर है 5 तो आर बराबर कितना होगा? बताओ, b बराबर 5 तो आर बराबर क्या क्या हो सकता है? और 0 नहीं होगा। 0 से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। लेकिन 5 कभी भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अब देखो इसमें, जैसे हम 9 से भागा दिए 75 में, 9 से भागा दिए 75 में, तो शेषफल कितना आया था? 3 आया ना। अगर जो 75 के जगह पर हम ले लेते 72 तो शेषफल कितना आता? दोनों कट जाता, शेषफल आता 0। 72 के जगह पर लेते हैं हम 73 तो शेषफल कितना आएगा? अच्छा, बहुत ज्यादा बड़ा भागा दे रहे हैं। देखो हम ये वाला से समझाते हैं। 5 से भागा देते हैं, किसमें? किसी में दे देते हैं 18 में भागा देते हैं। तो 5 दिया ही 15 आ गया, कितना? 3, ये खत्म हो गया। लेकिन ये 8 के जगह पर हम 18 के जगह पर ले लेते कितना? पूरे 15। अगर जो 15 लेंगे तो शेषफल अभी कितना आएगा? 0। 15 के जगह पर कितना ले लेते? 16, तब शेषफल कितना आता? बोलो। 1 0 आ गया है, 1 आ गया, अब फिर कितना ले लेंगे? 17, तब कितना शेषफल आएगा? 2 भी आ गया। 17 की जगह पर ले लेते हैं 18 तो कितना शेषफल आएगा? 3 आएगा, शेषफल 3। बोलो, अगर जो ले लेंगे यहाँ की जगह पर 19 तो शेषफल कितना आएगा? और अब खड़ा हो जाओ, कौन? प्रीतम, खड़ा हो। कान खुजा रहा है गधा कहीं का। 19 की जगह पर ले लिए कितना? 20। अब बताओ शेषफल कितना? खड़ा हो सागर, शेषफल कितना? हाँ देखो, ये लड़का को समझ में आया। शेषफल कितना होगा? ओके, कैसे? काहे कि 20 हुआ तो 3 मरतबे लगावेंगे। अरे 3 ही बार में लगाएंगे। कै बार में लगेगा? 4 बार में लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा अब 20। अब यहाँ शेषफल फिर से क्या आ गया? तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अगर जो b के जगह पर कितना है? 5 है। अरे इसको b ना कह रहे हैं, भाजक ही तो बोल रहे हैं। तो b के जगह पर 5 है तो शेषफल कभी भी 5 आवेगा नहीं। देखे ना, बढ़ाएं 4 से 5 करे लगी तो लाएं, एगो तो बोल दिया कि 5 आ गया है कि नहीं? माइंड लगाना ही नहीं है, कुछ नहीं बुद्धि लगाना है, चुपचाप बैठल रहना है। अब 5 यहाँ 20 किए तो 4 बार में लग गया, खत्म हो गया। फिर से 0। अब फिर 21 करेंगे तो फिर 1 आवेगा, 22 करेंगे तो 2 आवेगा, 23 करेंगे 3 आवेगा, 24 करेंगे 4 आवेगा, और 25 जहाँ किए तो फिर से कट के 0 आ जाएगा। ये जो रोटेशन चल रहा है ये समझ में आ रहा है? तो ये बात समझ में आया कि जो आर है वो हमेशा बी से का होगा? छोटा। इसके हिसाब से एक एग्जांपल यहाँ पर लिख देते हैं कि अगर जो b बराबर ले लिए 4 तो आर बराबर क्या क्या संभव है? तो 0, 1, 2, 3 यही संभव है। अगर जो b बराबर ले लिए 9 तो आर बराबर क्या क्या संभव है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कभी संभव होगा? इस समय से कोई भी आ सकता है। बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। और यहां से बताए थे क्या क्या चीजें बताए थे?